वार्निंग जारी की है जो फिलहाल की बड़ी सुर्खी है। अमेरिका की ईरान में अपने जितने भी लोग हैं उनको इमीडिएटली लीव करने की। आप में से कुछ लोग हो सकता है पुराने नोटिफिकेशंस को ध्यान में रखकर अगर चल रहे हो कि सर ये एडवाइस देता था, आज क्या है? आज ये आदेश है, लीव ईरान नाउ, have a plan for departing Iran that does not rely on US government help, does not rely on US government help। हमारी मदद पर यकीन ना करें, छोड़िए। फ्लाइट कैंसिल हो सकती हैं, डिसरप्शन हो सकता है, आप किसी प्रकार की कोई फ्लाइट में देरी पा सकते हैं। अगर आप नहीं निकल पा रहे हैं, जल्दी से कहीं पर सिक्योर जगह पर जाकर छुप जाएं। अपने साथ पानी, खाने का सामान, दवाइयां, सब अत्यधिक जरूरी सामान साथ में रखें। किसी भी जगह ऐसी जगह ना जाएं जो लो प्रोफाइल हो। लोकल मीडिया की ब्रेकिंग खबरों को सुनते रहें। अपने फोन को चार्ज रखें। कम्युनिकेशन अपने परिवार और दोस्तों के साथ बनाए रखें। ये सारी जानकारी जब आप पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग क्या निकालेंगे? इसका मीनिंग क्या निकालेंगे कि होने वाला क्या है? आप में से कुछ लोग कहेंगे, सर ये बात तो बहुत पहले भी आप एक बार कह चुके हो कि अमेरिका के सिटीजन्स को जब जब सूचना दी जाती है तब वहां पर कुछ बड़ा होने वाला होता है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। लेकिन जब यूएस गवर्नमेंट इस तरह का इमीडिएट आदेश दे रही हो और उस बीच में एक खेल और चल रहा हो, वो है जिस समय आप और हम बात कर रहे हैं, इस समय ईरान और अमेरिका के बीच में ओमान की राजधानी मस्कट में मीटिंग चल रही है। दोनों देशों के विदेश मंत्री या फिर उनकी तरफ से विटकॉफ और इधर की तरफ से विदेश मंत्री बातचीत में बिजी हैं। किस बातचीत में बिजी हैं? न्यूक्लियर टॉक्स को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका ने कुछ शर्तें लाद दी हैं ईरान के ऊपर कि या तो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम सरेंडर करो, अगर आप उसे बिल्कुल नहीं रोकने की इच्छा में हो तो हमारी तरफ से बम धमाके झेलो। एक तरफ जहां बातचीत के लिए टेबल पर आप बैठे हो, उस समय आप हेडलाइंस दे रहे हो कि तुरंत प्रभाव से, और इंटरेस्टिंग बात है, आप में से बहुत से लोग इस बारे में सवाल सोचेंगे कि ईरान में अमेरिकी कर ही क्या रहे हैं, उन्हें तो होना ही नहीं चाहिए। असल मायने में जब ये ईरानियंस को भी बोलता है कि वहां से निकलो, तो इसका मतलब होता है जो अमेरिकी सिंपैथाइजर्स हैं, जो ईरान में रहते हुए अमेरिका का हित सोचते हैं या अमेरिका की मदद चाहते हैं, वो भी दाएं बाएं वहां से हो लें। नंबर एक। नंबर दूसरा, इसका हिंट होता है उन डुअल सिटीजनशिप धारी लोगों के प्रति जो ईरान के रहते हुए अमेरिकी नागरिकता को लिए चलते हैं। अगर ईरान में रहते हुए अमेरिकी नागरिकता किसी के पास है तो ईरान में उसे मान्यता नहीं है। ऐसे में आपके पास पासपोर्ट का अभाव हो सकता है, अपने बिना पासपोर्ट के भी वहां से निकलें। इसने बकायदा ये तक बता दिया कि आप अर्मेनिया से, अजरबैजान से, टर्की से निकलकर बाहर आ सकते हैं। पाकिस्तान से, इराक से, अफगानिस्तान के रास्ते बाहर निकलकर ना आए। अभी डिटेल में मैं आपको वो सारी जानकारियां दूंगा जहां पर इन्होंने जानकारी अपनी तरफ से साझा की है। यानी कि बॉर्डर्स बता दिए गए हैं, ना केवल अमेरिकी या अमेरिकी केवल अमेरिकियों के लिए नहीं, अपितु उन सभी के लिए भी जो अमेरिका के पक्षधर हैं, वो वहां से छोड़कर निकल लें। ये बात जब शुरू हो रही है, उसी बीच में डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट का डर सताता जा रहा है ईरानियंस के बीच में। ऐसे में कहा जा रहा है कि शायद ईरान भी नहीं चाहता कि अमेरिका उसके ऊपर वार करे। आप में से बहुत सारे लोग एक बात से फिलहाल वास्ता जरूर रखेंगे कि आपने 7 दिन पहले एक जानकारी दी थी कि किसी भी वक्त हमला हो सकता है। 15 दिन पहले एक बार माहौल बना था, लेकिन तुरंत प्रभाव से ट्रंप पीछे हट गए थे। उसके पीछे मैंने आपको कारण बताया था कि इनका जो अरमाड़ा है, इनका जो सैन्य बेड़ा है, जिसमें नेवी के बड़े सारे जहाज हैं, वो ईरान पहुंचने में देरी ले रहे थे। वेनेजुएला से हटाकर उन्हें ईरान भेजा जा रहा था जहाजों को चलने में, क्योंकि 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं पानी के जहाज, उन्हें टाइम लग रहा था। तो ट्रंप ने वहां पर थोड़ा टाइम बाय किया। अभी क्या हुआ है, ट्रंप के जहाज पहुंच चुके हैं और अभी फिलहाल के लिए सबसे बड़ा समुद्री बेड़ा अब ईरान को घेरकर खड़ा है। जो वेनेजुएला के सामने खड़े थे, अब वैसी ही स्थिति ईरान के सामने भी अमेरिका ने बनाकर रख दी है। पर अब पॉइंट यह है कि अमेरिका अभी भी करने के लिए जैसे ही आगे निकलता है, उसके साथ में मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं वो त्राहिमाम की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं कि सर रुक जाइए। मैंने 7 दिन पहले जो आपको सेशन बताया, उस सेशन के अगले ही दिन सऊदी अरब के विदेश मंत्री अमेरिकी यात्रा पर पहुंच गए और वहां जाकर के विटकॉफ से मुलाकात की, मार्को रूबियो से मुलाकात की और कहा कि सर आप लोगों ने जिस दिन धमकी दी थी कि हम हमला करने वाले हैं, उसी दिन खमनेई ने कह दिया है कि ये वॉर अमेरिका और ईरान के बीच नहीं होगा, ये रीजनल वॉर होगा। रीजनल का मतलब जैसे दुनिया पूरी तरह वॉर में इन्वॉल्व हो तो वर्ल्ड वॉर होता है, क्षेत्र पूरा इन्वॉल्व हो जाए। कौन सा क्षेत्र? मिडिल ईस्ट का क्षेत्र। मिडिल ईस्ट के अंदर ये सारे की सारे जीसीसी कंट्रीज, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के देश बनाम
बनाम ईरान। तो ऐसे में ईरान सर हमें फिर से धमकी दे रहा है। हमने अब सुनिश्चित कर लिया कि हम अपनी जमीन का उपयोग ईरान पर हमले के लिए नहीं होने देंगे, लेकिन वो फिर भी कह रहा है। तो अमेरिका इस बार इन लोगों की बात में नहीं आया। बोले देखो तुम्हारे यहां पर मैंने बेस बनाया था, तुम्हारे कहने पर तुम्हारे बेसों से मैं अपने जहाज उड़ाकर मार नहीं रहा हूं। मैंने पानी के जहाज, अपने डेस्ट्रॉयर सब पहुंचा दिए, इंडियन ओशियन में पहुंचा दिए, गल्फ ऑफ ओमान में पहुंचा दिए, पर्शियन गल्फ में पहुंचा दिए, इवन रेड सी तक में मैंने जहाज खड़े कर दिए। अब तुम लोग चाहते हो कि नहीं साहब तुम पर हमला ना हो, तो देखो उसकी मैंने कोई कसम नहीं खा रखी है। अमेरिका की तरफ से और ज्यादा समुद्री बेड़े वहां पर पहुंचा दिए गए। इसका मतलब इन दोनों के बीच में अभी कुछ भी सामान्य नहीं है। खमनेई के इस बयान को आप पढ़ सकते हैं कि दिस टाइम इट विल बी ए रीजनल वॉर। वर्ल्ड वॉर तो चलो पूरी दुनिया इन्वॉल्व करता है, लेकिन पूरा क्षेत्र ईरान इन्वॉल्व कर लेगा। साथियों 28 जनवरी के दिन मैंने आपको यह सेशन बताया था कि जल्द हो सकता है ईरान पर बड़ा अमेरिकी हमला। 28 जनवरी से आप 6 फरवरी के बीच में हैं। पिछले 7 दिन में क्या घटित हुआ और अब क्या स्थिति है मैं आपके सामने वो रख देता हूं। अभी चूंकि इस सेशन को करने का बड़ा रीजन है क्योंकि 6 फरवरी के दिन चूंकि ईरान की एम्बेसी, सॉरी अमेरिका की ईरान में कोई एम्बेसी काम नहीं करती है। एम्बेसी यानी दूतावास नहीं है, क्योंकि इन दोनों के डिप्लोमेटिक संबंध बिगड़े हुए हैं। तो होता यह है कि अमेरिका स्विट्जरलैंड वाली जो एम्बेसी है ईरान के अंदर, उसके थ्रू अपने सारे काम करता है। और दूसरा एक वर्चुअल एम्बेसी, इसने नाम ऐसा दे रखा है कि यूएस एम्बेसी, यूएस वर्चुअल एम्बेसी इन ईरान, यानी कि धरती पर एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन सारी की सारी ऑनलाइन जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। उसके माध्यम से ये वाला जब नोटिफिकेशन आता है कि लीव ईरान नाउ, तो इसके बाद लोगों के दिमाग में एकदम पैनिक आ जाता है और सीधा सीधा ये बयान दिखाता है कि अमेरिका एक तरफ वार्ता में है और दूसरी तरफ युद्ध की पूरी तैयारी में है। ट्रंप का बयान आता है कि अगर वार्ता सफल नहीं होती तो हम सीधा हमला करेंगे। हो सकता है ये एक प्रेशर टैक्टिक भी हो सकता है कि ईरान को प्रेशराइज करने के लिए कि तत्काल प्रभाव से या तो बातचीत में, नेगोशिएशन में मान जाओ, अदरवाइज हम तुम्हारे ऊपर गोला दागने के लिए तैयार ही बैठे हैं। यह बात एक प्रेशर टैक्टिक भी हो सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह अपने आप में सुनिश्चित माना जा रहा है कि एक दो दिन में शायद कुछ बड़ा हमला हो जाए। ये चूंकि कई दिन से प्लान है, क्योंकि वेनेजुएला भी लगभग लगभग 2 से 3 महीने खा गया था हमला होने से पहले पहले। ऐसे में 2 से 3 महीने तो पता नहीं लगेंगे या नहीं लगेंगे, लेकिन 7 7 दिन निकलते चले जा रहे हैं। फिलहाल के लिए कल का भी आपको एक इनकी यूएस की जो वर्चुअल एम्बेसी ईरान की है उसका एक मैसेज आप देखें। उसमें बकायदा इन लोगों ने यह तक बताया कि कौन से बॉर्डर खुले हैं। आर्मेनिया का लैंड बॉर्डर खुला है, वहां से निकल सकते हैं। टर्किश लैंड बॉर्डर खुला है, तुर्कमेनिस्तान का लैंड बॉर्डर खुला है, अजरबैजान का खुला है, आप वहां से निकल जाएं। लेकिन कहां से ना निकलें? अफगानिस्तान, इराक और पाकिस्तान से होकर ना निकलें। पाकिस्तान तो इनका अपना सगा है, इसको इन्होंने पाल रखा है, लेकिन अपने लोगों से कह रखा है कि वहां से मत निकलना। ये ईरान का बॉर्डर है, पानी से तो निकल नहीं सकते क्योंकि पानी में तो सब तरफ से पाबंदियां हैं। इधर तुर्कमेनिस्तान है, इधर की तरफ अजरबैजान, ईरान, टर्की, इराक। इराक से मत निकलना, अफगानिस्तान से मत निकलना, पाकिस्तान से मत निकलना। बाकी सभी जगहों से होकर के लैंड बॉर्डर से आप देश को क्रॉस कर सकते हैं। इस पूरी कहानी में ईरान पर हमला होगा ये अब ईरानियंस भी जानने लगे हैं। ऐसे में ईरान ने भी अपनी तरफ से सारा शक्ति परीक्षण शुरू कर दिया है। मिसाइलें सारी तैनात कर ली हैं, ड्रोन्स की परीक्षण चल रहे हैं। बकायदा ड्रोन चक्कर काट काट करके पर्शियन गल्फ के ऊपर से तैर तैर कर अमेरिकी जहाजों की लोकेशन ले रहे हैं। ऐसे में एक इनका शाहीद करके ड्रोन है, वो जब पर्शियन गल्फ से उड़ा तो F-35C ने उड़ करके उसे मारा। हालांकि उस दिन माना जा रहा था कि ये लोग भिड़ जाएंगे, लेकिन फिर से एक दिन पीछे हट गए, युद्ध नहीं हुआ। एक दिन और घटना 1 तारीख के दिन ऐसी हुई जब अचानक मीडिया में खबर चलने लगी कि ईरान के 5 शहरों में लगातार धमाके हुए हैं। उस समय हमारे पास भी पूरी तरह से यह स्थिति बन गई थी कि हो गया है ईरान पर हमला, लेकिन फिर उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया कि नहीं नहीं, गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। तो अभी इन लोगों के बीच कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह बात बड़ी ही ध्यान से देख करके चलनी पड़ रही है। कुछ दिन पहले जब मैंने आपको यह सेशन में जानकारी दी थी, उस समय पर ये सारे के सारे लोग, अच्छा इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका ने इन पर जब प्रेशर क्रिएट किया तो 4 शर्तें रखी कि या तो अपना यूरेनियम का जो एनरिचमेंट है, संवर्धन है, वो पूरी तरह रोक दो। दूसरा, संवर्धित यूरेनियम जो बना रखा है उसे हटा दो। तीसरा, लंबी दूरी की जो मिसाइलें हैं उनकी संख्या को कम कर दो। और क्षेत्रीय प्रॉक्सी बल जैसे हमास है, हजबुल्ला है, हूती है, इन सब की मदद करना बंद कर दो। लेकिन इस पर ईरान ने तभी कह दिया
था कि हमारे पास तो कोई मैसेज आया ही नहीं अमेरिका का। अमेरिका हमें हवा में ही अपनी तरफ से संदेश दे देता है, लेकिन अमेरिका की तरफ से ईरान तक कोई भी लेटर पहुंचाया नहीं जाता है। तो ईरान कहता है हमारे पास कोई सूचना ही नहीं है, और सूचना के अभाव में अगले दिन ईरान में ब्लास्ट हो जाते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीरें बैक टू बैक 5 शहरों में ब्लास्ट की हैं, जिनको आप यहां पर देख सकते हैं। तेहरान, परंद, कोम, नतांज और अवहान, इनके अंदर ब्लास्ट हुए। और जब ब्लास्ट हुए तो तमाम प्रकार के सवाल निकल कर आने शुरू हुए कि साहब इनमें 5 लोग मर गए, हुआ क्या था? पता चलता है गैस एक्सप्लोजन हो गया था, इस वजह से ये ब्लास्ट हुए थे। लेकिन इनकी सच्चाई अभी तक किसी को नहीं पता है। माना जा रहा है कि ईरान ने खुद से ये ब्लास्ट किए थे, ये क्लेम करने के लिए कि वो अमेरिका पर हमला कर सके। लेकिन फिर ईरान को ये समझाया गया या समझ में आया कि अगर उसने प्रवोक कर दिया हमला तो फिर अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। वो ये कहेगा कि हम पर हमला हुआ है, और वो बदले की कार्रवाई में फिर किसी भी हद तक जाएगा। जो भी है, कयास ही है, क्योंकि ईरान की तरफ से कोई भी सरकारी कम्युनिकेशन दुनिया के सामने नहीं आ रहा है। इस समय ईरान अपने आप में नॉर्थ कोरिया की तरह चल रहा है। कोई इंटरनेट से खबर बाहर नहीं, कोई न्यूज़ बाहर नहीं, अंदर क्या चल रहा है नहीं पता। लेकिन ट्रंप ने अपनी तरफ से कहा कि मैंने आपको डेडलाइन दी हुई है, अगर आप मानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हमला तो होगा। कुल मिलाकर के इस बीच में जब ये सारी की सारी चीजें चल रही थी, खबर निकल कर आती है कि अमेरिका ने जैसे ही धमकी दी, जब ये अब्राहम पहुंचा था, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, अमेरिका का एक नौसैनिक बेड़ा है, अरमाडा बोलता है नौसैनिक बेड़ों को, जिसमें सबसे बड़ा जहाज अब्राहम लिंकन नाम से पानी का जहाज है, जिस पर कई हवाई जहाज तैनात हैं। उन हवाई जहाजों का जो जहाज है, जब वो इंडियन ओशन से होते हुए पहुंचता है युद्ध अभ्यास के लिए ईरान के नजदीक, उस समय पर इजराइल के और सऊदी के जो अधिकारी हैं वो अमेरिका रवाना होते हैं। और पहुंच करके, ये अपने सेशन के बाद की बात है, अपन ने 28 को किया था, ये 29 जनवरी की बात है। इजराइल और सऊदी के ऑफिशियल्स अमेरिका पहुंचते हैं। इजराइल के मिनिस्ट्री जो इजराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो डायरेक्टर हैं, मेजर जनरल शैलोमी बिंडर, वो वहां पर जाकर के अपनी तरफ से सारी बातें रख कर आते हैं कि अब हम भी तैयार हैं, पहले तक हमने आपको समझाया था। लेकिन सऊदी वाले लोग पहुंच करके कहते हैं कि साहब इससे रीजनल अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, इस पर आप हमारा पक्ष भी जान लें। खैर, जो भी है, कुल मिलाकर के ये नौसैनिक जहाज जब से यहां पर पहुंचा है, पूरी स्थितियां बदल चुकी हैं। अमेरिका इन लोगों की कुछ पूछ ही नहीं रहा है। अमेरिका को इनकी परवाह भी नहीं है कि तुम्हारे साथ सऊदी क्या होगा, बहरीन के साथ क्या होगा, कतर के साथ क्या होगा, कुछ नहीं। और ऐसे में अमेरिका ने ओमान को पकड़ा है। ओमान को पकड़ा है से मतलब है कि वो अब इन देशों के अंदर ले जाकर ईरान से बात भी नहीं कर रहा है। आज जो बात हो रही है वो ओमान में हो रही है। आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि सर, कुछ दिन पहले तक तो कतर में बातचीत हुआ करती थी। कतर तो नेता बन गया था ना, उसने तो इजराइल से माफी बुलवा ली थी। अब अमेरिका कतर में कह रहा है कि जब तेरा बेस ही यूज नहीं करा तो इज्जत किस बात की दूं। ओमान के पास में अभी मीटिंग हो रही है, आज इस जगह पर मीटिंग की बात चल रही है। अमेरिका के जहाजों को अगर आप देखें तो अब्राहम लिंकन जो है वो 3 डेस्ट्रॉयर्स के बेड़े के साथ इंडियन ओशन में खड़ा है, पाकिस्तान के जस्ट सामने। 2 डेस्ट्रॉयर गल्फ ऑफ ओमान में खड़े हुए हैं। ऐसे ही 3 कॉम्बैट शिप पर्शियन गल्फ में खड़े हुए हैं। और यहां पर इजराइल का पड़ोसी देश जो जॉर्डन है, जो कभी इस तरह से माना जाता था कि फिलिस्तीन के जो लोग भाग कर आएंगे, गाजा पट्टी के लोग, उनको यहां पर संरक्षण देगा, हालांकि बहुत सारे पैलेस्टीनियंस यहां रहते हैं। यहां पर इन्होंने 12 हवाई जहाज खड़े कर रखे हैं। मतलब इजराइल तो इनकी अपनी जगह है ही, जॉर्डन भी अब तैनात है। अब आप पूछेंगे जॉर्डन को डर नहीं लगता क्या ईरान का? तो असल में ईरान का डर इन पड़ोसी देशों को ज्यादा है। जॉर्डन तक अगर कोई मिसाइल उड़कर ईरान की तरफ से जाएगी, तो इनकी सबसे फास्टेस्ट मिसाइल अगर जॉर्डन को वार करने जाएगी तो कम से कम 7 मिनट लगेगा उसे पहुंचने में। इतने में यूएस के जो शिप हैं, डेस्ट्रॉयर्स हैं, ये उसे पकड़ लेंगे, उसे हवा में ही खत्म कर देंगे। इसलिए यहां पर इन्होंने जो फाइटर जेट तैनात किए हैं, वहां से उड़ करके इस पर गोला फेंकने आएंगे। पर्शियन गल्फ में भी इन्होंने अपनी तरफ से तैयारी की है। तो मतलब आप समझिए, चारों तरफ से इन्होंने ईरान की घेराबंदी कर दी है, किलेबंदी कर दी है। चारों तरफ से इसे घेर करके अब खबर यही चल रही है कि किसी भी समय हमला हो सकता है। ईरान में पूरी तरह आर्मी चीफ अमेरिका को वार्न करके अपने उत्साह को बढ़ाने में लग रहे हैं। और बातचीत के दौर में एक बात यह निकल आती है कि लास्ट टाइम एक बार बात और कर लो। तो परसों के दिन ईरान को ऑफर किया जाता है कि अगर बातचीत करना चाहते हो तो चले आओ, ओमान में बातचीत होगी। जैसे ही यह बात वहां के विदेश मंत्री को कही जाती है, विदेश मंत्री ओमान का धन्यवाद देते नहीं थक रहे हैं कि थैंक यू, तुमने अच्छा किया, हमारे बीच में बातचीत कराई, 2 देशों के बीच में संप्रभुता के मायने रखे। इनसे पता चलता है कि ईरान भी कहीं ना कहीं अब टाइम बाय कर रहा है। ऐसा अमेरिका के जो मिनिस्टर हैं
उनका कहना है, उनका अपन वीडियो भी सुनेंगे, जिसमें वो कह रहे हैं कि ईरान के बहुत सारे नेता लोग अब जो अपना पैसा है वो वहां से निकाल करके दूसरे देशों में भाग रहे हैं। ईरान के अंदर धीरे धीरे डॉलर की तो कमी हो ही रही है। जैसे आपको याद हो तो सीरिया में बशर अल असद सीरिया छोड़कर के रूस भाग गए थे। ऐसा माना जाता है कि यहां से ईरान से भी बड़े सारे नेता रूस की भागने की तैयारी में हो सकते हैं। रूस इनको पर्याप्त संरक्षण दे सकता है। यह बात जब ट्रंप के सामने आई कि साहब आप ईरान पर क्या करने वाले हैं, तो बोले वो चाहते हैं कि हम उनको मारे नहीं, और वो इस तरह से देख रहे हैं कि हम बचकर कैसे बच सकते हैं। यूएस ने पूरी तरह से अपने आप को यहां पर इतना सज्ज कर लिया है कि ईरान का अगर कोई भी प्रोवोकेटिव एक्शन हुआ कि लो साहब हम अमेरिका के ऊपर टारगेट करना चाहते हैं, वो तत्काल प्रभाव से उन्हें मार गिराएगा। यूएस का अब्राहम लिंकन हाल ही में ईरान के शाहिद 139 ड्रोन को इसी तरह मार गिराया। ईरान ने अपनी तरफ से कहा कि हम तो एक रेगुलर फ्लाइट पर थे, हमको तो केवल अपने जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं वहां तक ड्रोन उड़ाना था। अमेरिका ने कहा तुम हमारी निगरानी करने के लिए ड्रोन भेजे थे, हमने इसलिए मार दिया। तो अमेरिका पूरी तरह फ्रंट फुट पर खेल रहा है। ये इनका अब्राहम लिंकन है, जिसके ऊपर इस तरह से फाइटर जेट बिल्कुल माला बना करके खड़े हुए हैं। जबरदस्त तरीके से यह क्लेम किया जा रहा है कि ईरान के सर्विलांस को भी अब अमेरिका ने बैन कर दिया है। वो चाह करके भी अमेरिका के टोह नहीं ले पाएगा। इस तरह की स्थिति लगातार चलती आ रही है। खैर जो भी है, फिलहाल के लिए एक तरफ वार्ता कतर की जगह पर ओमान के अंदर चल रही है, क्योंकि कतर को इजराइल ने जब से टारगेट किया है तब से अमेरिका की नजर में कतर की मीटिंग सूझ नहीं रही है। कतर हालांकि यह मानता है कि ईरान के मसले पर फिर से सारी दुनिया के देशों को बुलाया जाए और बैठा करके बातचीत की जाए कि ईरान के साथ क्या करना है, लेकिन फिलहाल इस वार्ता में अभी इन दो देशों की तो जिक्र है। कुछ मीडिया चैनल्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि इनमें भी दो चार और देश भी अपने विदेश मंत्री भेज सकते हैं ओमान में, लेकिन अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। ये ईरान के विदेश मंत्री हैं, ओमान पहुंच चुके हैं और यहां पर बातचीत के लिए इन्हें धन्यवाद दे रहे हैं कि भाई तुमने हमारे साथ में ये जो किया अच्छा किया, हमारी बातचीत करवाओ। लेकिन उधर से व्हाइट हाउस बराबर बयान दे रहा है कि अगर बातचीत नाकामयाब होती है तो हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे। बाकायदा यूएस का जो सेंट्रल कमांड है वो ये जो हवाई जहाजों को रखने वाला अब्राहम लिंकन इनका जो नेवल जहाज है उस पर हो रही तैयारियों को शो करते हुए बता रहे हैं। इसी बीच में अमेरिका के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट हैं, इनका कहना है कि हमने ईरान को पूरी तरह कंगाल कर दिया है। हमने उसके ऊपर इतनी प्रेशर टैक्टिक्स अपनाई कि अब वो अपना कोई भी ना तो सामान बेच पा रहा है और ना ही उसके पास में अब विदेशी मुद्रा बची है। ऐसे में हमने उनको यहाँ के जो बहुत सारे हैं ना, द रेड्स आर लीविंग द शिप्स, मतलब इस तरह से कि अब वो जहाज छोड़कर भाग रहे हैं, ऐसी स्थिति है। वी हैव सीन ईरानियन लीडर्स वायरिंग मनी आउट ऑफ कंट्री लाइक क्रेजी। पागलों की तरह वो अब अपना पैसा निकाल निकाल कर भाग रहे हैं। अमेरिका अगर ये बात बयान में बोल रहा है, अपनी सदन के अंदर बोल रहा है, तो इसके मायने होंगे। कुल मिलाकर के ईरान भी जानता है कि अमेरिका के सामने वो टिक नहीं पाएगा। लेकिन मुसीबत टिकने की नहीं है, मुसीबत इन पूरे देशों में आई अस्थिरता की है। अमेरिका चाहता है कि वो कुछ ऐसी स्ट्रेटजी अपनाए कि जैसे उन्होंने मादुरो को उठाया और वेनेजुएला में कोई नुकसान नहीं हुआ, ऐसे यहां पर खमनेई को उठाकर सत्ता परिवर्तन करा दे। लेकिन खमनेई की सुरक्षा बहुत चाक चौबंद है और वो जिस तरह की सुरक्षा के साथ चलते हैं, अमेरिका के तमाम प्रयास उन्हें शायद अभी तक पकड़ने में कामयाब नहीं हुए हैं। यही कारण है कि कोलेटरल डैमेज की चिंता अमेरिका को जरूर हो सकती है। अमेरिका बहुत दूर बैठा है, वहां इनकी कोई मिसाइल जाकर नहीं पहुंचेगी। साथ ही साथ में नुकसान अगर इजराइल का हो तो इजराइल पूरी तैयारी के साथ युद्ध में हमेशा तैयार रहता है। खैर, फिलहाल के लिए ईरान को लेकर के मिडिल ईस्ट देशों का एक वीडियो गजब वायरल हो रहा है कि ईरान की हरकतों से मिडिल ईस्ट कंट्रीज में कुछ इस तरह का डर है। आप लोग क्या मानते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ईरान ने अपनी तरफ से हाल ही में, मतलब जब ये सारी बातें चल रही थी, एक खौरम शहर नाम की इनकी एक मिसाइल है, उसका परीक्षण किया है। ये परीक्षण 1500 किलोग्राम वारहेड ले जाने वाली मिसाइल का है, जो 2000 किलोमीटर की रेंज तक जाकर मार कर सकती है। ईरान के द्वारा ऐसे समय पर अपना शक्ति परीक्षण अपने लोगों के अंदर आत्मबल और विश्वास बढ़ाने वाला है और अमेरिका के सामने यह बताने वाला कि आप गलती मत करना, हम आपके कई ठिकानों को टारगेट कर सकते हैं। खैर, अल्टीमेटली ईरान अमेरिका अगर युद्ध की स्थिति में जाएंगे तो दुनिया के व्यापार पर और बाजार पर गहरा असर पड़ेगा। डिप्लोमेटिक रास्ते हमेशा से ही बातचीत के लिए बेहतरीन माने गए हैं। किसी भी प्रकार के
बवाल को खत्म करने के लिए माने गए हैं। देखना होगा कि ये रास्ते कहां तक जाते हैं। उम्मीदों के साथ कि युद्ध ना हो, दुनिया में स्थिरता कायम रहे। फिलहाल फिलहाल हम तो यही चिंता करते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो बहुत सी चीजें भारत के लिए भी असरदायक होंगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट से भारत के कुल इंपोर्ट का बड़ा सारा सामान आता है और एक्सपोर्ट भी हमारा मिडिल ईस्ट में काफी होता है। वो पूरी तरह बाधित रहेगा इस युद्ध के काल में। इसीलिए बाजार में बहुत सारी उछल कूद देखने को मिल सकती है।